अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं हूँ कनेक्ट कमर्शियल हब में और आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स। और हमारे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सैयद असफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। कराची में पहले हेड कर रहे थे, अब हैदराबाद NIC को हेड कर रहे हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर रिजवान साहब, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, इंक्यूबेशन से ख़ास स्पेशलिस्ट हैं। और उमैर अहमद साहब, जो कि मैनेजर कराची हैं पंजाब IT बोर्ड से, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सामने की जानिब जो है यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी मौजूद हैं। वजाहत योगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग होनी चाहिए। आपको वेलकम कहते हैं। मुदस्सिर थानवी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स के और भी डिफरेंट हेड्स हमारे साथ सामने मौजूद हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे। असफर भाई, आपसे हम आगाज़ करते हैं। और हमने जो अभी अपना एक लास्ट सेशन किया है, उसमें हमने बुनियादी तौर पे बात ये की है कि पहले जॉब करनी चाहिए या डायरेक्ट कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे पिछले पैनलिस्ट ने क्या जवाब दिया, ये सरप्राइज़ है, लेकिन मैं जवाब आपका जानना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू रिजवान भाई। आई थिंक तो जो ये बड़ा एक आसान है इसको देखना, इस चीज़ को, जॉब या पहले आप नौकरी करें या उसमें बिजनेस करें। मेरी ये रिसर्च कहती है कि जिन लोगों ने पहले कहीं जॉब की, एक्सपीरियंस लिया, जाना उस बिजनेस को, इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स बनाए, उन इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस बिल्ड किया, दे आर यूजुअली सक्सेसफुल। और इसकी बेस्ट मिसाल ये है कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं एज में, एंटरप्रेन्योर्स की एज 30 से ऊपर और कहीं जगह तो 40 से ऊपर है आइडियल एज। हॉलीवुड में तो 60 साल का आदमी भी हीरो आता है। पाकिस्तान में बड़ा मसला है यहाँ पे। नहीं, हॉलीवुड में तो 60 साल का बंदा जो है बैचलर भी कर रहा होता है। वहाँ पे आप बहुत से लोगों से मिले, वो कहेंगे यार हम बैचलर के स्टूडेंट हैं, हैरान हो जाएंगे, यार दाढ़ी निकली हुई, कहते हैं यार इतना लेट, कहते हैं ठीक है वो टाइम नहीं मिला था लाइफ में, अब मिल रहा है टाइम। नहीं, इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ कह दूंगा कि इस कंफ्यूजन का और आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एज वेल। और उसके बहुत तरीके हैं। उसकी फ्रीलांसिंग एक तरीका है। फ्रीलांसिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। ई-कॉमर्स आजकल मेड इजी हो गया है फॉर एवरीवन। ई-कॉमर्स के समझने के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कई ऐसी इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो आप जानते हैं कि यार कंपनी के स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़ मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए अब मेरा ये मानना है कि एक एक्सपीरियंस लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप तब तक इंडस्ट्री नॉर्म्स जान चुके होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री नहीं जानते तो आप बहुत स्ट्रगल करते हैं। अभी खितर सामने बैठा है, ये भी पहले इंडस्ट्री में काम करके अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है। इसको जाहिर है एज रहेगा, और भी बाकी दूसरे दोस्त भी बैठे हैं। तो मेरा ये मानना ये होगा, और इससे फ़ायदा ही हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपडेट आपको अपने आप को रहना है। और ख़ास तौर पे जो सबने देखा होगा, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आफ्टर ChatGPT एंड अदर प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन, एक मेजर डिस्ट्रप्शन दोबारा आ रहा है। सो वेब 3.0, जो पहले हम कहते थे एक बज़वर्ड था कि जी 3.0 क्या है, बज़वर्ड सारा, उसका एक पहला आपको डे टू डे एग्जाम्पल मिला है जो हमारी सबकी ज़िंदगियों में आ रहा है। कंटेंट राइटर्स के लिए चैलेंज होने वाला है, राइटर्स के लिए चैलेंज होने वाला है, लॉयर्स के लिए चैलेंज होने वाला है, जो लोग ड्राफ्टिंग से पैसे कमाते थे उनके लिए चैलेंज, और बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे पेशों को इम्पैक्ट होने वाला है। तो हम ये याद रखें कि हम ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी पे और दूसरे शोबों में स्किल बिल्डिंग करते रहें, रिगार्डलेस कि हम नौकरी करें या अपना बिजनेस करें। बहुत अच्छी बात कही, बहुत ज़बरदस्त बात, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें मैं कुछ एक दो चीज़ों का थोड़ा सा कंक्लूड भी करूँगा कि अपने लास्ट सेशन से और इस सेशन से असफर साहब ने जो बात की है, मैं भी अक्सर नौजवानों से यही कहता हूँ कि भाई अपने आप को पहले किसी जॉब के काबिल तो बनाओ, क्योंकि उधर भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो जॉब पे रख रहा है वो आपको किस स्केल पे ले रहा है। आप अपने आप को उस काबिल तो पहुंचा नहीं पा रहे कि आप कहीं जॉब कर सको, और आप डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहे हो, तो अपने अंदर वो स्किल लेकर आओ, अपने अंदर वो एजुकेशन लेकर आओ, अपने अंदर वो स्टाइल लेकर आओ, और उसमें तो नाकामियां मिलेंगी स्टार्ट के अंदर,
लेकिन जब कहीं तुम किसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी बनोगे तो अपनी सक्सेस स्टोरी भी बना सकोगे। दूसरी बात लर्निंग है कि अगर कोई इदारा 5 साल लगा के 10 साल लगा के किसी मकाम पे पहुंचा है तो आप भी कैसे पहुंचोगे? आप मसलन आप हो सकता है जो उसने वो सफ़र जो 5 साल में किया हो आप जो है वो 1 साल में कर लो। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हमें कहते हैं कि इमरान खान ने 22 साल में पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आप अगर बनाओगे तो आपको शायद 3 साल लगेंगे। तो इसी तरह से ठीक है, मिसाल कैसी दी मैंने? अच्छा तो अगर जो है वो अगर आप कोई बिजनेस जो है कोई एम्पायर किसी ने खड़ी की है और उस एम्पायर को खड़ी करने में उसको कोई 5 साल या 10 साल लगे हैं या 20 साल लगे हैं, तो उससे बहुत 25% टाइम के अंदर आप वो चीज़ें कर सकते हो या उसकी मिस्टेक से सीख सकते हो या उसकी सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हो। तो ये तो हम इसको यहीं कंक्लूड करते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। रिजवान साहब, ये सवाल मैं मैडम रोजीना से भी करना चाह रहा था लेकिन शायद उस सेशन में टाइम नहीं मिल सका, मैं आपसे कर लेता हूँ कि ये क्यों यूनिवर्सिटीज़ को ख्याल आ रहा है कि वो हर यूनिवर्सिटी अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोले और फिर वो उसका मसद क्या बेनिफिट हो रहा है, वो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है या बाहर के बच्चों के लिए भी है, मसद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आई डू एग्री विद योर पॉइंट। सबसे पहले तो इसके लिए मैं HSC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसने जो है BICs को स्टार्ट करवाया 2011 के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन्होंने इंटरनेशनली देखा। शौरभ को देख लें, एजुकेशन फ्री है, अभी भी किसी यूनिवर्सिटी में आज जाना चाहें वो कहेंगे आ जाओ, कल से पढ़ लेना, खाना पीना अपना, ठीक। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये देखा कि जो इनोवेशन है वो आ रही है यूनिवर्सिटी से, जिसकी बिगेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मुल्कों की GDP से ज़्यादा इसका प्रॉफिट है गूगल जो कि एक PhD का थीसिस था यानी कि FYP, और उसने ये किया कि जो याहू है उस वक्त सर्च इंजन था जब दुनिया में इंटरनेट वाज स्टार्टेड 1995, तो उन्होंने देखा कि सारा सर्च इंजन दुनिया का चलता था याहू पे। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना रेप्लिकेट की, यानी कि ये भी एक स्टार्टअप है कि चलती हुई चीज़ में कोई एडिशन कर दें। तो उन्होंने ये किया कि हमने AI यूज़ करते हुए जिस चीज़ को जितना सर्च किया जाए इट हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी जिसको आज की हम ज़बान में SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये उनका आइडिया था, ये उनका थीसिस था, ये प्रोजेक्ट था। और आज आप देख लें, और वो जब हुआ तो गूगल को स्टैनफोर्ड ने कहा कि 2% अब हम देंगे, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और आज आप देख लें कि 2% प्रॉफिट कितना होता होगा जो स्टैनफोर्ड को जा रहा है। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल है। तो इस तरह से न्यूमरस एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड इनक्यूबेटर्स की और स्टार्टअप्स की, तो जिसकी वजह से HSC को बाद में ख्याल आया कि हम ये काम पाकिस्तान में शुरू करते हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में इनक्यूबेशन सेंटर्स खोलना स्टार्ट किए 2011। जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी का जो और एक फॉर्म हुआ 2012 में, 13 के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर अनाउंस हुआ, लेकिन जो पहला फिजिकली इस्लामाबाद कैंपस और कराची कैंपस में 2014 के अंदर इन्होंने प्रॉपरली आगाज़ किया। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसलिए इस पे आना चाह रही हैं कि नंबर 1 एक तो HSC की रिक्वायरमेंट है, नंबर 2 ये इंडस्ट्री की डिमांड है। क्यों? क्योंकि जो इनोवेशन आती है वो एकेडमिया से आती है। अब तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, वो चीज़ें वहाँ डिज़ाइन होती हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़, इस वक्त जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, जिसमें अभी हमें काटी में बुलाया गया और मुख्तलिफ फोरम से बुलाया गया, जिसमें मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान में एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है। एक ही कंपनी है, पार्ट सारे कोरिया से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हमने अभी लास्ट वीक उसको असेंबल हो रहे हैं, असेंबल हो रही है, यस मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी असेंबलिंग हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि वो हमें क्यों उन्होंने बुलाया, इसलिए बुलाया, उन्होंने कहा भाई एक्सपोर्ट बंद हो रही है, तो लिहाजा व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द लोकल सोल्यूशन फ्रॉम द एकेडेमिया। तो ये जो आपका सवाल है, क्योंकि अब ये ज़रूरत भी बन गई है, लेकिन हमारी हायर एजुकेशन ने तकरीबन 10 साल पहले ये बात शुरू की थी, यूनिवर्सिटीज़ को देर से आई, फिर उसके बाद इन्होंने इसकी फंडिंग स्टार्ट की, उसी सिलसिले में ये इग्नाइट बना, उसी सिलसिले में ये NICs बने, उसी सिलसिले में ये प्लान 9 बना, उसी प्लान 9 से NEP बना। तो उसकी वजह ये है। और अब चूँकि आने वाले हालात जो हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल जो मैं देना चाहूँगा चाइना को, अगर आप देख लें 80s में उनका लिटरेसी रेट क्या था, गूगल से आप चेक कर लीजिए, और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आपको नज़र आ जाएगा।
क्योंकि उन्होंने इन हाउस प्रोडक्शन की रेप्लिकेट किया। जैसे गूगल भी कोई नया आइडिया नहीं लाया था, लाया याहू सर्च इंजन से था, लेकिन उसमें उन्होंने AI इम्प्लीमेंट की और कहा कि इसको SEO बेस लिस्टिंग वाइज बना दें। तो हमारे यहाँ पर भी ये काम किया जा सकता है, इसलिए एकेडमिया इस वक्त ऑन बोर्ड हो रही हैं, काम भी हो रहा है और इस चीज़ को मेक श्योर बनाया जा रहा है कि इंटरनेशनली कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ और शेयर ये करूँ कि ये गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुई और एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो इशू था वो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका था। और वो सिंपल है कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो तवाज़ुन है वो क्या है मुल्क का। तो उस सिलसिले में हमने फिर यूथ पार्लियामेंट ने एक मूवमेंट शुरू की, दैट इज़ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप सब ने बहुत साथ दिया, हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया। उस पर उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे साथ काफ़ी काम किया और चीज़ें जो हैं आगे बढ़ी। अब ये है कि वो जो सोशल मीडिया पे शोर मचाना था वो तो हमने कर दिया, और वो इसलिए ज़रूरी था कि एक चीज़ इस्टेब्लिश हो कि यार मेड इन पाकिस्तान पे काम हो रहा है। उसका फिर जो अथॉरिटीज़ थी या उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। अब हम उस मरहले पे पहुंच गए मेड इन पाकिस्तान के कि हम उसका गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ काम बिहाइंड द सीन भी कर रहे हैं, कुछ काम जो है वो खामोशी से भी कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा बेहतर अंदाज में उसको लॉन्च किया जा सके। पाकिस्तान के वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो कि दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान में वो तमाम मैन्युफैक्चरर्स के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो हैं चाहे वो उसको बेहतर अंदाज में हम अपने मुल्क के अंदर भी सेल कर सकें ताकि इंपोर्ट कम हो सके, और वही प्रोडक्ट्स जो कि बाहर आज तक नहीं गई हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि हमारा कुछ डॉलर में रेवेन्यू आ सके। तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है, इट्स अ बिग टास्क। और अभी पहले मरहले में हमने मेड इन पाकिस्तान .digital जो है वो लॉन्च किया है, और उसमें 14 अगस्त 2023 को हमने एक टारगेट लिया है कि उस दिन हम जो है वो ऐप अपनी लॉन्च करेंगे मेड इन पाकिस्तान .digital। और उसके सिलसिले में हमने MIP ग्रुप यानी मेड इन पाकिस्तान ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है। और ईद के बाद जो है उसकी 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक जो है वो कराची चैम्बर के कोलैबोरेशन से कराची के अंदर है, और एक जो है इस्लामाबाद चैम्बर के साथ मिलकर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो मैं आप लोग, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं सारे यहाँ जो बैठे हुए हैं और सब आप मेड इन पाकिस्तान लोग हैं, सबसे पहले तो मेड इन पाकिस्तान खुद इंसान होता है, हम खुद मेड इन पाकिस्तान है, हमारे माथे पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो पहले तो ये इंसान है कि हम ये पहले मेड इन पाकिस्तान सही प्रोडक्ट बना दें, ये हमारी प्रोडक्ट जो सही निकले, यानी हमारी यूनिवर्सिटी से जो नौजवान निकल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी जो प्रोडक्ट बनाएं मार्केट के अंदर, जो हमारी जो भी प्रोडक्ट बनती हैं वो बेहतर तौर पे जो आगे आ सकें। तो ये मेड इन पाकिस्तान के इनिशिएटिव में मुझे आप सबका कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और साथ जो है वो चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो देंगे, और हम इसमें कुछ इंशाल्लाह ताला आप सबकी मदद से और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ जो है वो बड़ा कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह इस पे आगे काम होगा। अब मैं उमर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। पहले तो आप ये बताएं ये आइडिया आपको कैसा लगा मेड इन पाकिस्तान के हवाले से जो इनिशिएटिव है? बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है रिजवान भाई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी है कि मेड इन पाकिस्तान का जो टैग है वो मार्केट होना चाहिए। जितनी रेमिटेंस हम लेकर आ सकते हैं लेकर आएँ, पाकिस्तान की फ़ायदेमंद है। और बहुत ज़रूरी, मैं भी जब मैं रिसेंट 2018 के अंदर मैं जॉब था तो हम काम कर रहे थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर, कि वो चीज़ जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वाई नॉट कि हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं उनसे बनवाएं। आई नो कि थोड़ी सी क्वालिटी कम होगी, लेकिन इंडस्ट्री अगर मिल के साथ काम करे उनके तो उस पर काम, तो बेहतरीन प्रोजेक्ट काम किया था। TDF नाम से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड HEC ने काम किया था, तो उस पर काम चला था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हुई थी। इसी तरह का आपने जो मेड इन पाकिस्तान का एक काम करने जा रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द 14 अगस्त। इसी तरह एक पैनल में बैठा हुआ था, एक खातून बड़ी खूबसूरत सी मेरे साथ पैनल में बैठी हुई थी, उनसे मैंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की मोहब्बत में मैंने मेड इन पाकिस्तान एक शैम्पू यूज़ कर लिया था और उसके बाद मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो कहने लगे अब मुझे बताओ कि पेट्रोटिज्म जो है वो मुझे किस हद तक दिखाना है, उन्होंने मुझसे सवाल किया। ठीक है, तो अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान में मसद अगर हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते,
हम मार्केट में जब हम किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं ना तो चॉइस होती है हमारे सामने, हम उसको डंडा लेके नहीं कह सकते कि तुम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट खरीदो। हमें अपनी प्रोडक्ट को इस क्वालिटी का बनाना होगा कि वो कॉम्पिटिटिव भी हो मार्केट से और वो क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, जब हम क्वालिटी का अच्छा बना देंगे ना तो रेट उसका ऑलरेडी कम हो होगा, जाएगा। क्योंकि इसलिए कम होगा कि एक वही प्रोडक्ट जो अमेरिका में मिल रही है और अगर हम तकरीबन 19-20 क्वालिटी भी चले यहाँ बना रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा और उसमें सारे लॉजिस्टिक और टैक्सेस जो लगते हैं बाहर से आने के ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट सेम जो है वो 100 रुपए की है और वैसी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमारे पास वो 70 रुपए की आराम से 50 रुपए की मार्केट में दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे अपनी चीज़ों पे बिलीव नहीं है। तो उम्मीद है कि हम वो बिलीव हम सब मिलकर लेकर आएंगे। अच्छा, वेरी क्विक चले हम अपने मौजू पे दोबारा वापस आते हैं। ये मैंने रिजवान साहब से, रुजीना जी मुझे आपसे सवाल करना था लेकिन मैंने इनसे कर लिया था कि ये जो क्या ज़रूरत पड़ी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्यूबेशन सेंटर की, उन्होंने उसमें HEC का रोल भी बताया और उसमें जो कि और बहुत ज़रूरी है हमारे एकेडमिया का हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक हो। अगर एकेडमिया और इंडस्ट्री मिलकर काम नहीं कर रही तो बस हम ये बिला वजह की डिग्रियाँ बांटेंगे जो कि पीस ऑफ पेपर बन जाएगा और वहाँ पे सब ये बेकार हो जाएंगे सारे नौजवान जाके। तो ये बेहतर है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सारी यूनिवर्सिटीज़ का। अब आप मुझे सर बताएं उमर साहब, क्योंकि आपका एक गवर्नमेंट से लिंक रहा है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमने मुराद अली शाह साहब को कई बार इस सिलसिले में ऑन बोर्ड किया है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस में भी आए हैं यूथ पार्लियामेंट की, हमारे यूथ पार्लियामेंट मेंबर्स ने उनके सामने ये आइडियाज़ पेश किए हैं माइक के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर्स के हवाले से, लेकिन हमें वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जो मैं समझता हूँ कि वेरी क्विक मिलना चाहिए था। और चीज़ों में मिल गया कुछ लेकिन ये नहीं मिल सका अभी तक। तो गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का रोल अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बात करूँ 2012 से अगर मैं लेके आऊँ तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये गवर्नमेंट ही ये ओपन किए थे प्लान 9 नाम से, पंजाब IT बोर्ड ने ओपन किया था प्लान 9 नाम से। उसके बाद हमारे पास पाशा ने ओपन किया विद नेस्ट IO नाम से, उसके बाद NICs ओपन होने शुरू हुए। सो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है बाय द पेस ऑफ दी स्लो पेस है, लेकिन काम आ रहे हैं ऐसा। अब देखें आपके सामने कि NIC 7 ओपन हो चुके हैं, आई थिंक 8 भी काम चल रहा है, इसके ऊपर 8 भी होने वाला है, ओपन होने वाला है। सो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आई नो थोड़ा स्लो है लेकिन इस पर काम हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं पंजाब IT बोर्ड और जो मिनिस्ट्री ने काम करने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट की मिलती है। थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये कि ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान है एज यू नो, थोड़ी सी हमें जो है वो खुद भी करनी पड़ती है मेहनत, थोड़ी सी हम करवाते भी हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदा स्टार्टअप्स का ही हो रहा होता है और यही हमारा मकसद है। अच्छा असफर भाई ज़रा फरमाइए कुछ इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, और तो उसमें जो ये बात की जा रही है कि ये वो मौका नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कोई स्टार्टअप जो है वो सामने लाया जाए, कोई बिजनेस शुरू किया जाए। इस वक्त तो ये मौका है कि जनाब कहीं पैसे पड़े तो उसे शायद गोल्ड में कन्वर्ट कर दें या डॉलर में कन्वर्ट कर दें, कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट सिनेरियो के अंदर जो लोग इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्टार्टअप्स हैं और वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हैं, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी में भी और लोकल इकोनॉमी दोनों को रिलेट करते हुए बिजनेसेस चलते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी IT एक्सपोर्ट्स के तहत एक बेसिक IT सर्विसेज भी देता है ग्लोबली, तो उसके लिए ग्लोबल बॉर्डर्स नहीं, कहीं किसी ने बंद नहीं किए, वहाँ कोई बंदिश नहीं है वहाँ। बल्कि टू बी ऑनेस्ट एक ये ख़राब बात लगेगी लेकिन जितना डिवैल्यू हो रहा है उतना डॉलर वाले बिजनेसेस को फ़ायदा हो रहा है। ये हमारे लिए इनकरेजिंग बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको, इसलिए आप देखेंगे ये तमाम IT बिजनेसेस इस वक्त रोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी नॉन IT बिजनेसेस में फायदा उसी को हो रहा है जो डॉलर में कमा रहा है। डॉलर, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ग्लोबल करेंसी का नाम डॉलर है इस वक्त। इंशाल्लाह जब PKR ग्लोबल करेंसी बनेगी तो लोग कहेंगे हमें PKR में कमाना है, तो हम ग्लोबल करेंसी को देखते हुए कहेंगे। पहले जो बात हो रही थी उसमें से मैं एक चीज़ बस इनपुट दूंगा, चाइना का एक एग्जाम्पल लोगों को ये भी सीखना चाहिए और इसमें बहुत पेपर्स भी लिखे गए हैं, फ्रॉम इमिटेशन टू इनोवेशन। पूरा एक साइकिल है चाइना का, 90s का थर्ड वर्ल्ड का चाइना, जो लोग गए 90s में चाइना
रियली थर्ड वर्ल्ड था, इंतहाई बैकवर्ड था 90s का चाइना। 2000 से उसने पिक किया है और अभी का सब चाइना सबको पता है कि ग्लोबल जाइंट है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम XYZ जिस तरह की भी एक चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है उसकी सस्ती प्रोडक्ट हम बना लेंगे। लेकिन इनोवेशन की एक बेहतरीन मिसाल आप देखेंगे कि जो WeChat है, अगर किसी ने सुना हो, जो WhatsApp जैसा है, WhatsApp के पास वो फीचर्स थे ही नहीं, ख़ासतौर पे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। WeChat में ये 6 साल से 7 साल से हो रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना ने इमिटेट कर करके, कॉपी कर करके इनोवेशन का लेवल अप कर दिया था। पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। और फाइनली इसमें मैं एक दूसरी पार्ट, जो आपकी बेहतरीन कैंपेन है, हम लोग शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, मेड इन पाकिस्तान का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रांड पाकिस्तान भी हम साथ में लाएं। अगर हम नाम ले सकते हैं किसी कंपनी का पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके राइवल्स का नाम नहीं लूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर टपाल जो है एक लीडिंग प्रेफर्ड ब्रांड है, रिगार्डलेस कि आप कुछ भी करें, ग्लोबली जो भी नाम आ रहे हों चाय के, हम टपाल अगर पीना पसंद कर रहे हैं तो वो टपाल एक प्योर पाकिस्तानी कंपनी है। ऐसे कई और एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड भी है। नहीं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान मीन्स ब्रांड ऑफ द पाकिस्तान ही है। यानी अगर हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, इट मीन्स हम ब्रांड ऑफ पाकिस्तान ही को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल्टरनेट में इसका मतलब यही है असफर भाई। जी जी, तो वो मतलब मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वो हर चीज़ को हम ब्रांडिंग पे भी, ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी दें। हमारा कोई भी काम कर रहा है, अगर हमारे इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम हो रहा है या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ये अगर खिज़र पाकिस्तानी लेवल पे हैंडीमैन सर्विसेज इतनी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हम इन सबको जब ब्रांड करेंगे, जैसे आपने कहा मेड इन पाकिस्तान है, तो इनके लिए बहुत आसान होगा। बल्कि खिज़र ने पता नहीं शेयर किया नहीं किया, दे वर वेरी क्लोज टू हैविंग अ डील इन सऊदी अरेबिया, ये जब खिज़र जब काम कर रहे थे। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एंड आई थिंक सो हमारे लिए अब दूर नहीं है, टेक बिजनेसेस ये आपको मौका देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी पैनलिस्ट के लिए। कुछ अब हम क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चन से पहले आपके, क्योंकि कुछ लोग लास्ट सेशन में रह गए थे जो अपने सवाल सामने नहीं पेश कर सके, हमारे साथ योगी वजाहत साहब मौजूद हैं जो कि एक ज़बरदस्त ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा कंक्लूजन लेना चाहूँगा कि अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है, तो सर आप फरमाएं कि क्या आप समझते हैं कैसी रही है? इतने बड़े बड़े पैसों की बात हुई थी कि मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर बात है जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत पहले होनी थी। हम शायद हर चीज़ में देर हो गई। मैं यहाँ पे उन बच्चों के वालिदैन की तरफ से आपसे बात कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका है कि जब हम इस वतन में क्या दुनिया में कहीं, जब कहीं सूरज डूबता है तो कहीं ना कहीं उभर भी रहा होता है। अभी भी हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों का जहन, जैसे कि मेरी बहन ने कहा था, उनसे बहुत आगे है और वो ज़्यादा बेहतर सोच रहे हैं। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जहाँ आप नौजवानों के लिए बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके वालिदैन को भी ऐसी महफिलों में बुला लिया कीजिए जिससे उनका भी जहन खुले कि बच्चों को सिर्फ रियल इस्टेट की दुकान पे या गाड़ियाँ बेचने पे ना लगाएं, बल्कि वो उनके आइडियाज़ को लेकर चलें। मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में 2 आइडिया थे, लेकिन आपने उसकी बहुत बेहतरीन अंदाज में कहा कि मैं क्योंकि 63 का हो गया हूँ, लेकिन जब आपने 60 साल का कहा तो मैं करीब तरीन हूँ। मेरे ख्याल से 2 आइडिया मैं भी इनको पेश कर दूंगा और वो बहुत सिंपल हैं। देखिए वो बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, और भी काम करता रहा, लेकिन मैं देखा कि जो थर में कुछ लोग हैं जो चीज़ें बनाते हैं और मुज़ाफ़ात में बनाते हैं, या चलें फ्रूट को ले लीजिए, मलिर में मिलने वाला जो टमाटर है वो यहाँ पे आके कितने का बन जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बहुत ही जो लो प्रोफाइल लोग हैं उनको जमा करें और उनकी कोई वेबसाइट बनाए। तो मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ आपके सामने, अल्लाह करे कोई और बना ले। मैंने सोचा क्यों ना हैंडमेड के नाम से कोई एक काम होना चाहिए, हाउसमेड, हैंडमेड, और हम हाउस होल्ड चीज़ों को लें, लेकिन उन्हीं से लें और उनको बेचने वाले को डायरेक्ट दें, राखदन के बीच में लोग आएँ, और ऐसे काम आप ही लोगों के साथ मिलकर हो सकते हैं। तो मेरे ध्यान में आप लोगों की गुफ्तगू से बहुत अच्छा आइडिया आया एंड आई एम सो हैप्पी कि आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। योगी साहब जी, सवालात की जानिब बढ़ते हैं, पीछे देंगे सर को ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो क्वेश्चन था उसका आंसर पहले ही दे दिया था आपने
कि मेड इन पाकिस्तान। हम लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, डॉलर में हो रही होती है। लेकिन आज से 5 साल पहले एक बेरिया में एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे ये पॉइंट मैंने रेस किया था कि एक एंड पॉइंट सोल्यूशन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी से रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितनी हमारी IT कंपनियाँ हैं, तो एक जो हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में एंटीवायरस बोल रहे होते हैं, तो एंड पॉइंट सोल्यूशन तक हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी जितनी भी SMEs हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बैंक्स हैं, ये बिलियन से भी बिलियन डॉलर की ये इंपोर्ट कर रहे होते हैं इस हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो हम लोग B2C के लिए हम जितने भी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं या हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है या जो हमारी PSEB है, जितने भी इस तरह के इदारे हैं, तो हम इस पे तो खुश हो रहे होते हैं कि हमारी वहाँ पे इतनी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन इस चीज़ को देखें तो इससे कई गुना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। एक बैंक जितना भी हमारा ये जो हमारे फ्रीलांसर है या जितने भी ये कंपनियाँ हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, एक बैंक इससे कई गुना ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा होता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम इसकी तरफ नहीं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की सर, एक्सीलेंट, थैंक यू जी। अच्छा जी, हम लोग जो अभी इंक्यूबेशन के ऊपर जो बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं तो वो B2C के लिए तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टी हैं हमारे माउस तक नहीं बन रहा होता। तो इस तरह जो टेक्निकल एक्सपर्टी हैं, हम आसान वाली काम जो उस पर तो हम जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टिपिकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल सोल्यूशन है, IoT डिवाइसेस हैं, उसके ऊपर काम करें। तो आई थिंक हमें इस पे सोचना चाहिए जो हमें काबिल अमली और पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हमें एक्सपोर्ट तो छोड़ें, इन चीज़ों की पाकिस्तान में ज़रूरत है। ये सर 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो अगर हम ये चीज़ें खुद अपनी बनाएं तो सबसे पहले तो हम अपनी ज़रूरत पूरी कर पाएंगे, वो हमारी इम्पोर्ट रुक जाएगी। आपका बहुत अच्छा मशवरा है जी। ताबिश, आपकी तरफ माइक जाएंगे, इसके आंसर्स मैं आपसे लेता हूँ अभी जी। जी अच्छा, 2 बातें मुझे करनी थी यहाँ पर। एक तो खैर नॉट प्रोमोटिंग एनी टोबैको, कि पाकिस्तान चीज़ें अच्छी बनाता है, सिगरेट बहुत अच्छे बनाता है, जो गोल्ड लीफ बाहर बहुत उसकी तलब है, लोग बहुत मांगते हैं, पाकिस्तानी चाहिए हमें। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से पहले एक बात ध्यान मेरे ख्याल से लोग नहीं देते या गवर्नमेंट को देना चाहिए। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें, अमेरिका में, US में, UK में, तो वहाँ जो आपकी जो डेवलपमेंट होती है इस स्किल्स की बात करें IT की, बेसिकली वो स्कूल लेवल पे होती है। हमारे यहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है फ्लॉपी डिस्क, इंकजेट प्रिंटर, .NET प्रिंटर, ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब, ये चीज़ें। जबकि वहाँ पर प्रोग्रामिंग स्कूल का बच्चा कर रहा है, 6-7 क्लास का बच्चा जो उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, और स्कूल ड्रॉप करके फिर कुछ डेवलप कर लेता है। और हम यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने के बाद जाके कुछ इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ अपनी चीज़ देते हैं ताकि वो इंक्यूबेट कर सके। और जबकि जितने भी हमारे जितनी बड़ी ऐप्स हैं, फेसबुक है, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना फेसबुक बनाई। इसी तरीके से बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर बेसिक चीज़ों पे काम किया ही नहीं जाता। स्कूल में सिलेबस बहुत पुराना पढ़ा जा रहा है। और जो गैप आता है इंटर, मैं अपना वाक़या बताता हूँ। जब मैंने इंटर में एग्ज़ाम दिया कंप्यूटर साइंस का, तो वहाँ पर भी मैंने वही पढ़ा, प्रिंटर, सब चीज़ें। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया वहाँ पर प्रोग्रामिंग, मैंने कि ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा स्विच कैसे आ सकता है। मतलब जहाँ प्रोग्रामिंग का पहले मुझे ए भी नहीं पढ़ाया गया था, और यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सब चीज़ें, तो वो एक होल न्यू वर्ल्ड होता है। वकार साहब ने इसके ऊपर काम किया था, सिलेबस के लिए कोर्ट में उसने चैलेंज किया था कि ये सिलेबस चेंज होना चाहिए जितना भी हमारा है स्कूल का। तो उसके ऊपर काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए। बट पहले आप बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट ताबिश मजहर साहब, आपने ज़बरदस्त ख्यालात के साथ। मेरे ख्याल क्वेश्चंस खत्म हो गए, एक बस यहाँ तारिक को दे दें आगे। जी 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 तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो आप बैठ जाएं। मेड इन पाकिस्तान के हवाले से था जी, कि मेड इन पाकिस्तान को जब तक हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑन नहीं करेंगी तो ये आगे नहीं बढ़ सकेंगी। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं, मैंने तो आपको जवाब दिया था इसका कि वो यही काम हो रहा है। अभी जो काम हो रहा है सारा वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट की
क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक इदारा बना है PSW के नाम से, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से, आप सब जानते होंगे। तो अब एक वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी के कहने पे बना है और वो इन्वॉल्व है उसके अंदर। लेकिन अगर हमारा PSW कामयाब हो जाता है, जो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, और 75% जो बिजनेस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का PSW के थ्रू हो रहा है, तो अगर वो कामयाब हो गया है तो फिर जब ऑन वन विंडो पे सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर आ जाएंगे, तो आप समझ लें कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेड इन पाकिस्तान का, हम उसका 50% तो अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जहाँ इतना अंधेरा है पाकिस्तान के अंदर, वहीं कुछ रोशनी भी है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। जी उमा। सर, इससे पहले एक सॉफ्टवेयर को हम प्रमोट कर रहे थे कुछ स्कूल्स में। तो हमारे स्कूल्स में ये है कि सॉफ्टवेयर टीचर्स या पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि अगर एक बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बेहतर पढ़ रहा है, लेकिन अगर वही बच्चा एक सॉफ्टवेयर पे किताब पढ़ रहा है तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो स्कूल्स में जब न्यू इनोवेशंस को जगह नहीं मिलेगी, स्कूल्स में जब एंटरप्रेन्योरियल सोच नहीं लाई जाएगी, तो फिर बच्चा जब बचपन से ही एक ही सिलेबस पढ़ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 1990s का सिलेबस है, जो अभी तक मैट्रिक और 9th में अभी तक पढ़ रहे हैं, तो फिर नई सोच कहाँ से आएगी। तो अगर इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कि यूनिवर्सिटी में आइए, तब मैच्योर हो जाती है हमारी सोच और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम कोई नया बिजनेस करेंगे, हमें काम ही करना है। तो ये सोच स्कूल से शुरू होगी। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को मुझे ऐसा लगता है कि इनको अब स्कूल्स को पिच करना चाहिए और स्कूल से उस सोच को आगाज करना चाहिए, क्योंकि तब हमारी सोच बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए स्कूल और कॉलेज लेवल पे। जो ताबिश ने भी बात की सिलेबस की, मुदस्सिर थानवी साहब को माइक देंगे, और हमारे एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के मारूफ बिल्डर भी हैं, किंग्स बिल्डर्स का आपने नाम सुना होगा, उसके ऑनर हैं मुदस्सिर थानवी साहब। फरमाइए ये कैसे समझ रहे हैं इस सारी डिस्कशन को आप जो हैं। मेरा तो ज़ाती एक नज़रिया है अपना कि या तो इंसान बहुत हाईली क्वालिफाइड हो और प्रोफेशनल उसके पास डिग्री हो, या फिर इंसान कारोबारी हो। तीसरा ऑप्शन नहीं है मेरी। अच्छा, ज़ाती डिक्शनरी में कश्तियाँ चला दी आपने हैं? हाँ, सारी दरमियान में कहीं ना हो कुछ है दरमियान अच्छा, का चक्कर। अच्छा, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी में इंटरव्यू करते हैं तो जो लड़के सिंपल FA BA MA होते हैं ना, तो उनके कोई गोल्स नहीं होते। वो कहते हैं आप कहीं भी हमें फिट कर दें, आप हमें किसी भी डिपार्टमेंट में रख लें। इस किस्म का आदमी हमारी समझ में नहीं आता। हम कहते हैं एक आदमी है, वो कहे भाई मैं सिर्फ अकाउंटेंट हूँ, आपके पास अकाउंटेंट की नौकरी नहीं है तो मैं कहीं और जाके अप्लाई करूँगा, ये वाली डिग्री होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप बिजनेस करें, जरूरी नहीं है कि आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट के अंदर जी जो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में तालीम होनी चाहिए, वरना फिर आपका कारोबार ठीक है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, फिर आप बन कबाब का ठेला लगाएं लेकिन अपना लगाएं। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात कर दी जी। अब जो सवालात हुए हैं इस पर ज़रा कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं पैनलिस्ट से ले लूँ। रिजवान साहब आपसे आगाज़ करें। क्योंकि इस पे बीइंग एकेडमिशियन और इंक्यूबेशन हेड दोनों ही हूँ मैं, तो इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जहाँ तक बात रही स्कूलिंग की, अभी हम रिकॉर्डिंग भी करा के आए, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे मैंने ये बात की है, जिस पे मैं तुर्की का ज़रा एग्जांपल देता हूँ, जो कुछ अर्से पहले जाना हुआ। वहाँ पे जो टू बी डेक टू सेड है, जो कि बेसिकली हायर एजुकेशन, हम जैसे हमारी कमीशन है तो वहाँ उनकी ये हायर एजुकेशन कमीशन है, तो उनके डायरेक्टर ने मुझे स्पेशली बुलवाया था। वहाँ हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही बात उस वक्त भी कही थी जो यहाँ कह रहे हैं कि ये चीज़ स्कूल से स्टार्ट। और उनसे मुझे उस वक्त 3 बातें कही थी कि अगर आपने अप्लाई नहीं की तो आप पत्थरों के दौर में जाएंगे। मुझे आज तक याद है, 4 साल पुरानी बात है। ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, AI, इन्होंने कहा ये 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो आप स्कूल लेवल पे स्टार्ट कराइए। कुछ स्कूलों में स्टार्ट थोड़ी बहुत लेवल पे हो भी गई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं पूरे इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे नहीं, मीन्स कलेक्टिव। तो ऑल ओवर द स्कूल्स ये चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जो बड़े स्कूल्स हैं वो शुरू कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर यही होगा 3,000 रुपये फीस बढ़ा देंगे वो, नहीं वो ऐड कर देंगे महीने के। बिल्कुल, जो अभी आप देख सकते हैं अभी 25,000 रुपये फीस है, वो 27-28,000 रुपये हो जाएगी, बस ये होगा। नहीं, वो हुआ है। मैं अभी एग्जाम्पल दूँ, एडवान जो कि एक अच्छा स्टार्टअप है, एडवान वो यही काम कर रहा है। उसने स्कूल्स में जाके जो हाई क्लास स्कूल्स है उसमें रोबोटिक्स की बचपन से ही स्टूडेंट्स के उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो आपकी बात सही है कि वो, लेकिन काम ऑलरेडी हो रहा है, हाँ उस लेवल का नहीं हो रहा। दूसरी बात जो कि यूनिवर्सिटी लेवल की, बिल्कुल इस पर हम एग्री करते हैं कि जो हमारी भी कोशिश ये है कि एकेडमी या इंडस्ट्री, जिसको ट्रिपल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, जो कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। ट्रिपल हेलिक्स का मतलब यही है कि एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, ये तीनों का लूप बनता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ होता है कि इंडस्ट्री अगर एकेडमी आ जाए तो गवर्नमेंट नहीं आ पाती,
गवर्नमेंट अगर कोई सोच ले तो एकेडमी या इंडस्ट्री नहीं, तो चूंकि ये एक मॉडल है इंटरनेशनली ट्रिपल हेलिक्स, तो उसको देखते हुए इसके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन होना मजीद चाहिए। जहाँ तक बीइंग यूनिवर्सिटीज़ की कि यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट में बात हो रही है, ये बिल्कुल एग्री है, इस बात से हम करते हैं और यूनिवर्सिटी में भी यही बात चला रहे हैं कि भाई स्किल सेट पैदा करो, डिग्री नहीं। चूँकि हमारा जो निज़ाम है, चाहे आप HEC देख लें, स्कूलिंग सिस्टम देख लें, वो ये है, ये मीन्स जिसकी बात रेटिफिकेशन कह लें या मेमोरी, कि आपके जो मार्क्स हैं आपके याद रखने पे दिए जाते हैं, ना कि आपकी नॉलेज पे। जबकि आप देख लें, मैं एग्जांपल दूं इंग्लैंड की, क्योंकि पढ़ना हुआ, काफ़ी अर्से रहना हुआ, तो परसेंटेज नहीं है यूनिवर्सिटी में, कोई मतलब आपकी GPA नहीं है, पास फेल डिस्टिंक्शन है। रिजवान भाई वही चीज़ यहाँ पे लोग अब OA लेवल्स की तरफ कर रहे हैं ना। अब आप सूरत ये है कि जो मैं देख रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज में कि जिनकी इस्तात नहीं बनती है वो भी OA लेवल्स करा रहे हैं अपने बच्चों को, और उसकी वजह यही है कि ये क्योंकि हम अपना उनको वो बेहतर सिलेबस नहीं दे पा रहे हैं, कि जिसकी वजह से वो उस तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम नॉलेज है, नॉलेज। मैं अगर बात करूँ 3-4 के बच्चे की उसी की, तो उनको अखबार के दिए जाते हैं, क्योंकि मेरा कज़न पढ़ रहा है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कहते हैं कि पढ़ कर आओ, अब पढ़ के ज़रा इसकी समरी लिखो, नॉलेज। तो आपकी जो बात है नॉलेज पे बेसिकली एजुकेशन होती है। यही डिफरेंस है मैट्रिकुलेशन के अंदर और इंटर बोर्ड में और ORA लेवल्स के अंदर। वहाँ कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, यहाँ पेजेस भरने होते हैं, रट्टा लंबा लंबा लिखना होता है। उमर, आप क्या कहना चाहेंगे अभी तक जो सवालात हुए इस पर? टोटली तो जो बात की रिजवान साहब ने और आपने जो की कि हमारे यहाँ जो मार्क्स पे बुनियाद पे देखा जाता है कितना वेट है पेपर का, उतने ही नंबर मिलने चाहिए बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इश्यूज़ कहाँ आते हैं, मैं ऐसे इंक्यूबेशन बता रहा हूँ आपको मैं, कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही, आप हमें बताएं कारोबार कैसे स्टार्ट करना है। तो ये अलमिया जब हम देखते हैं, फील करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये स्कूलिंग लेवल से शुरू होता है अलमिया, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा आता है, उसे पता नहीं होता मुझे BBA करना है या मुझे जो है वो मास कॉम करना है। इससे पहले अगर उसे प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल करनी है, उससे पहले इसने स्कूलिंग में जाते हुए, तो अगर हम स्पॉट ऑन करें स्कूल लेवल से, अगर स्कूल लेवल से हम स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर का जर्नी करें, अगर अब देखिए इस टाइम करंटली बच्चों को सीखने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है। इग्नाइट ने अपना ओपन किया हुआ है प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट जगहों पे सीखने को मिल रहा है। यूट्यूब देखें आपके साथ, अगर वो बच्चा स्कूल लेवल से अगर 5,000 कमा रहा है तो वो अल्टीमेटली इंटर में आके वो 1 लाख भी कमा सकता है। तो उसे समझाना नहीं पड़ेगा, आसान नहीं होगा। अल्टीमेटली एक और चीज़ ये है जो हम लोग फील कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फील नहीं करते कि अगर बच्चे में स्पार्क है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो वो उसको आप सपोर्ट करें उस लिहाज से। अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जो ग्रोइंग हो रही होती है उसमें ये आ रहा होता है कि बेटा आपने NID में जाना है, बेटा आपने जो है वो यूनिलीवर में जॉब करनी है। अगर इस माइंडसेट से आएंगे तो बच्चा कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर ओपन माइंड से आता है बच्चा, काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे देखें आपके सामने बैठे हुए हैं, हुक्म जनाब बैठे हुए हैं, Asani.io वाला अनसब बैठा हुआ है, लड़का है हमारे पास है, NSE में है, और बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि इस पर काम करें। लेकिन उनकी स्कूलिंग के साथ साथ ज़रूरी है कि हमें टारगेट करना चाहिए कि हम स्कूल पे भी टारगेट करें, कॉलेज पे भी करें, जहाँ से ब्रीड आ रही है हमारी। और अमूमन ये है कि जो सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो अपना किरदार अदा करें। ठीक है जी, रोजीना जी आप भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रही हैं मेरे ख्याल से जी। थैंक यू उमर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि एज अ नेशन वी आर फॉलोअर, हम लोग फॉलोअर हैं, हम लोग के अंदर वो चीज़ नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोग को सोचनी पड़ेगी कि हमें जो इस वक्त जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ब्रॉटअप इस तरह का था, जिसमें जो है मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी स्कूलिंग इस तरह की थी या कुछ इस तरह का था, विच इज़ वाई ये लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। एज सोसाइटी हम लोग फॉलोअर्स हैं, हम लोग बंद करके मज़हब को, दिमाग को बंद करके मज़हब को पढ़ते हैं। हमें नहीं पता कि हम रोज़ा क्यों रख रहे हैं, हम ज़कात क्यों दे रहे हैं, बस ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है तो हम कर रहे हैं। आप नमाज़ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, मतलब इस हद तक हम लोग हैं। तो पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अब ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। मैं लाइव कर दूं ना इस बात को, आपकी ऑन एयर कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओह यस फॉर श्योर, बिल्कुल। इसमें इशू होना है क्या? ठीक है, आप बुरा बात करें आगे जी। ओके, दूसरा ये है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अब कोई एक्सक्यूज़ बच्चों के पास नहीं है कि हमें सीखने को नहीं मिल रहा। आप लोग जाएं, आपके पास टेड टॉक्स पड़े हुए हैं, आपके पास एक से एक आपको यूट्यूब पे जो है वो मिल जाएंगी, आपको PDF बुक्स मिल जाएंगी। तो ये वाली चीज़ अब एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप लोगों को सीखने को नहीं मिल रहा है या कुछ इस तरह का नहीं हो रहा है। दूसरा ये मैं अपना एक शेयर कर लेती हूँ। मेरा अपना बेटा जो है
अगेन वो OA लेवल में ही पढ़ते हैं। तो उसने जब O लेवल में वो लम्स गया था, वहाँ जाके उसने कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट था, बट उसने पिच किया था अपना आइडिया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ही रियलाइज कि मेरे अंदर मैं ये वाला काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो पेरेंट्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चा समझता है कि उसके अंदर स्पार्क है और वो आपको स्पार्क पहले से नज़र आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से एज पेरेंट उनको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा कि डिमोटिवेट नहीं करना है। जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल। जैसे ये बात हो रही है कि अभी स्कूल से हमें शुरू करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा सिलेबस तो हमारे पास लिंक्डइन पे भी है, और जैसे बात हुई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। तो हमें बच्चों को सिखाना ये चाहिए कि उसको सीखना कैसे है, सीखना कैसे। प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कोर्सेज है आपको, लेकिन उसको सीखना क्या है और कैसे सीखना है, सिर्फ हमें बच्चों को अगर हम इस काबिल कर दें कि उसको सीखना कैसे है, तो काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के पास उसको ये पता ही नहीं होता, जैसे उमर ने बात करी कि उसको पता ही नहीं है मुझे BBA करना है और मैं कर क्यों रहा हूँ, उसकी ये जॉब्स भी हैं। तो मेरा दोस्त कर रहा था, मेरी फैमिली में मेरे अबू ने कहा, मुझे किसी ने कहा, तो वो इसलिए कर लिया, और बाद में चल के उसको पता चला मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर वो कुछ और अल्टीमेटली एंड अप कुछ और। तो उसको पहले तो उसका अपना दिखना है कि सीखना मुझे कैसे है। पहले अगर हम सिर्फ उसको बचपन से ही अगर हम ये सिखा दें, रट्टे के अलावा, जैसे हम आजकल सिखा रहे होते कि भाई यही करना है, आपने 5 सवाल आएंगे आपके कोर्स में, और आपने A ग्रेड लेके। अच्छा, आपके बराबर में एक बिल्डर बैठे हुए हैं, तो आजकल तो सबसे अच्छा जो है ना वो प्रॉपर्टी बेचना है तो वो सीख ले, प्रॉपर्टी बेचना है। तो उसको हमें वही बेसिक पे अगर जाए, हमको बेचना आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हो, कोई मोबाइल डिवाइस हो, या कुछ भी हो, अगर उसको बेचना आएगा तो वो कुछ भी बेच देगा। तो अच्छा सेल्समैन होगा तो वो तो कुछ भी बेच देगा। तो हमें पहले ये उसको बेसिक सिखानी चाहिए। तो बनिस्बत उसको कोर्स तो बहुत सारे अवेलेबल है कि अब वो सेल्समैन है तो वो प्रॉपर्टी भी बेच देगा, वो मोबाइल की शॉप पे खड़ा कर दें, उसको गारमेंट की शॉप पे खड़ा कर दें, तो वो कुछ भी बन सकता है। तो हमें बेसिक पे थोड़ा सा तवज्जो देने की। अच्छा, ठीक है, चलिए जी, हम वापस असफर भाई आपकी तरफ हम आते हैं। जी असफर भाई, कैसे कंक्लूड करेंगे हमारे इस सेशन को, क्योंकि सिर्फ जो ये लोग आपके सामने बैठे हैं वही आपकी बात नहीं सुन रहे, बल्कि हम इस वक्त लाइव भी जा रहे हैं अपने तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे, और बाद में इसको फिर हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, और फिर हम यूट्यूब पे भी इन चीज़ों को अपलोड करेंगे, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं नौजवानों के जहनों में। तो ऑफ कोर्स हम कोई आइडियल एनवायरनमेंट में या कोई तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं रहते, अभी हम उस लर्निंग फेज के अंदर हैं, सब चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वहीं हमने लड़ना है, वहीं आगे बढ़ना है, वहीं हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को कामयाब करना है। तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे सेशन को? जी रिजवान भाई, मैं सुन रहा था सारे कॉलीग्स हमारे, देखिए कुछ जो चीज़ें हैं ना वो गवर्नमेंट के करने की हैं, वो ना इंक्यूबेशन सेंटर कर सकता है, ना कोई पढ़ाने का इदारा यूनिवर्सिटी कर सकती है, स्कूल्स नहीं कर सकते। मिसाल है, मैं एक सिंपल देता हूँ, आज हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ये मैंडेट है गवर्नमेंट का कि, और उनका यूनिवर्सल सर्विसेज फंड एक इदारा है, अगर जिनको नहीं पता वो गूगल कीजिएगा। ये मैंडेट है कि अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ इंटरनेट पहुँचाना है, कनेक्टिविटी आपको 100% करनी है। जिस दिन ये अचीव हुआ उस इदारे का मकसद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इदारा आज भी मौजूद है। मैं हैदराबाद में आजकल बेस्ड हूँ, आप हैदराबाद में भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हैदराबाद से आगे आप दोनों साइड्स पे, आप भले जो मीरपुर खास जा रहे हो या आप नवाबशाह जा रहे हो, आपको वहाँ 2G इंटरनेट भी नहीं आ रहा होता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। हमें क्या करना चाहिए कि हम, ठीक है, मैं भी ये देता हूँ एग्जाम्पल्स, मैं हार्वर्ड के भी दूंगा, मैं दुनिया भर के इंटरनेट के जो जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन देनी है। लेकिन मैं जो मोइन ने बात की थी अभी, उसको ही देखते हुए, आप पहले बच्चे को इंस्पायर करते हैं, यू गिव हिम ऑप्शंस, आप उसका जहन खोलते हैं। वो बेसिक, उसके लिए रोबोटिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग, जब रैशनल थिंकिंग बच्चों को करा देते हैं आप, तो वो 5वीं 6ठी का बच्चा नेक्स्ट स्टेप ये करता है कि वो, उसके पास टैबलेट आ जाती है, वो टैबलेट या मोबाइल पे कोडिंग की बेसिक्स देखता है, जिसका इंटरेस्ट होता है। सबको हम कोडर नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करता है। तो आप लोगों को आज़ाद सोचने का मौका दें। उसके लिए सिलेबस की भी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। ये हमारा थोड़ा सा
एक बहुत ही कदीमी डिस्कशन हो गया है कि जी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिलेबस सबको एक तरह का पढ़ना चाहिए। दुनिया में कहीं यूनिफॉर्म नहीं है और ये बिल्कुल सच है। जो एलीट स्कूल्स हैं दुनिया में वो एलीट स्कूल्स हैं, जो आईवी लीग के ग्रेजुएट्स हैं वो अलग हैं। दुनिया भर के जो बिलियनियर्स हैं उनकी आप प्रोफाइल देखें, कोई भी जो है ना वो शायद उनके बाप दादा में से, कि एलॉन मस्क का सबसे ज़्यादा लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसका अब्बा भी डायमंड ट्रेडर था। ये बहुत रेयर होता है कि कोई एकदम सक्सेस स्टोरी बने। ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट का भी एग्जाम्पल आपने दिया, इस एग्जाम्पल की भी एक दूसरी साइड है कि वो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो इसलिए ड्रॉप आउट होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि वो पढ़ने में फेल हो गए, वो इसलिए होते हैं कि वो अपना टैलेंट हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से भी आगे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये मेरे लेवल से मैं इससे बहुत ऊपर आ चुका हूँ। सो हम लोगों को एक फ्री थिंकिंग सोसाइटी दें, लोगों को खुद फैसला लेने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। जब फ्री थिंकिंग सोसाइटी होगी उसमें बिजनेस भी वो करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग भी करेंगे, जिसको जो करना चाहेगा वो करेगा। और गवर्नमेंट का ये काम है और जो इदारे गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं कि वो लोगों को इनेबल करें, सपोर्ट करें कि वो अपना कारोबार, अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ें, अपनी जस्तजू, नॉलेज सीकिंग, वो नॉलेज बिल्ड कर सकें उस इकॉनमी में। ये काम गवर्नमेंट का है बुनियादी तौर पे। ये तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट, अभी एक हार्डवेयर की मैं आखिरी बात करूँगा, हार्डवेयर की अभी बात कर दी। हार्डवेयर देखें, हार्डवेयर तो नवीद शेरवानी साहब एक लीडिंग एग्जाम्पल हैं। उन्होंने यहाँ पे एक लैब UIT में इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन हम एक उसको साइड पे इसलिए देखें अभी कि वो अच्छा है कि एक इनिशिएटिव आया है, कल को उसमें से कुछ सक्सेस निकलेगी तो और इन्वेस्टर्स आएंगे। तो हम अपने अपने एरिया में काम करते रहे, लेकिन जनरली इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें और फ्री थिंकिंग दें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम लिया आज आप सबका हमने। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे, जो एक्सपर्ट थे आज के सब्जेक्ट के लिहाज से, जिन्हें हमने आज ख़ास तौर पे बुलाया, मैं चाहूँगा उनका हम थैंक्स कहेंगे। एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये सिलसिला जो है जारी है यहाँ पे कनेक्ट कमर्शियल हब में। और यहाँ पर जो जैसे यूथ पार्लियामेंट का भी सेक्रेटेरिएट मौजूद है, इस तरह डिफरेंट सेक्रेटेरिएट यहाँ पर मौजूद हैं इस कनेक्ट कमर्शियल हब में। इसी तरह से कनेक्ट 2.0 जो है वो इसके यानी वी आर ऑन द 4th फ्लोर, तो 5th फ्लोर और 6th फ्लोर के ऊपर जो है काम हो रहा है। वहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं और काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउस जो हैं ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ये भी एक अंडर प्रोसेस जो है चीज़ चल रही है। उसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो हैं वो हैदराबाद में भी कुछ कर सकें। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और असफर भाई के बाद हम डेरा डालने वाले हैं बहुत जल्दी हैदराबाद में जाके। वैसे भी हैदराबाद, मुझे तो बहुत से लोग ये समझते हैं शायद मेरा भी ताल्लुक हैदराबाद से। जितने टीवी शोज मैंने हैदराबाद में किए हैं, किसी ने एंकर देने किए होंगे पाकिस्तान के, कोई मैं पिछले 15-20 सालों में कोई पता नहीं कितने, कोई 100 तो कर चुका हूँ शायद हैदराबाद जाके शो। तो इतने दफ़ा हम जाके गए, लेकिन हैदराबाद वालों ने हमें बहुत प्यार भी दिया है, बड़ी मोहब्बत भी दी है। और वहाँ पे बड़ा हमने जो है वो, यहाँ पे ही मौजूद है हैदराबाद वाले कुछ लाड़काना और हैदराबाद से हमारे सामने भी लोग मौजूद हैं। हाथ खड़ा करके बता दो भाई जो लोग हैदराबाद से लाड़काना से आए हुए हैं, चलें, दैट्स लुकिंग गुड। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और हमारे वो दोस्त जिन्होंने हमें हमारा इस पॉडकास्ट को लाइव देखा या हमें जो है बाद में हमें ज्वाइन किया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।